इलेक्शन कमीशन को नहीं समझ आ रहा कि भाईजान बड़ा गंभीर किस्म का मसला है। अगर आईनी अदालत बनती है तो जजेस 100% मुस्ताफी हो जाएंगे, वकला की तहरीक शुरू होगी। इमरान खान का नाम टीवी पर नशर करवाने के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त, इमरान खान को चांसलर का इलेक्शन लड़ने की इजाजत ही ना दी जाए। मीनार पाकिस्तान पे अपने जलसा करना है। इमरान खान साहब की हैप्पी बर्थडे है। शेख इम्तियाज और आलिया हमजा ने पुलिस की वर्दी फाड़ दी। एक सिंगर है मलकू, इनके ऊपर अब 10 साल की पाबंदी लग गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं उसको तफसील से बैठ कर डिस्कस करेंगे, एनालाइज़ करेंगे और आने वाले 12 घंटे में क्या इंपॉर्टेंट खबरें डेवलप हो सकती हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आपके सवालात जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जो है अपने सवालात ज़रूर ऐड कीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इस हफ्ते के एंड के ऊपर आपके सवालात के जवाबात जो हैं वो भी हम शामिल कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहली खबर जो है वो जनाब बरतानिया से आई है। आपको याद होगा एक सिंगर है मलकू, ये वही मलकू हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान साहब के लिए वो नकदा कोका गाना जो है वो गाया था, बड़ा हिट हुआ था। और उसके बाद जो है वो उन्होंने और भी इसके वर्जन जो है, फिर पहले तो इन्होंने सिर्फ एक स्टैंजा बीच में डाला था, एक छोटा सा हिस्सा जो है बीच में डाला था, लेकिन बाद में जो है एक पूरा गाना इमरान खान के लिए गा दिया था और इलेक्शंस के दिनों के अंदर ख़ास तौर पे बड़ा हिट हुआ था। उसके बाद ये बाहर जाना चाह रहे थे तो इनका नाम जो है वो ECL में डाल दिया गया था और ये पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल नहीं कर सके थे। उसके बाद इनको जो है वो कानूनी तौर पे भी जो है इन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने पाक फ़ौज के लिए फिर उसके बाद जो है वो गाना गाया, उनकी फेवर में जो है वो गाना गाया। बहरहाल उसके बाद इनको जो है वो बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई थी। अब ये खबर आई है, ये चैनल 24 ने इसको रिपोर्ट किया है कि जनाब इनके ऊपर अब 10 साल की पाबंदी लग गई है बरतानिया में और परफॉर्म करने के ऊपर जो है पाबंदी लगी है। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि ये जो वहाँ पे आए थे तो इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करके जो है ये वहाँ पे आए थे और इन्होंने NOC के बगैर ही जो है वो बरतानिया के 3 शहरों में जाके परफॉर्म कर दिया। इसकी वजह से उसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर जो है वो इनके ऊपर अब 10 साल की पाबंदी लग गई है। अफसोसनाक बात है, वो बेचारे के लिए जो है काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो गई हैं। एक्चुअली इनकी टीम की जानिब से मुझसे जब इनके ऊपर वो यहाँ पे ECL के ऊपर जो है इनका नाम जो है वो डाला गया था तो इनकी टीम ने उस वक्त मुझसे रब्ता किया था तो, और ये चाहते थे कि उस वक्त जो है मलकू मेरे साथ आके कोई इंटरव्यू के अंदर बैठें, लेकिन मैं उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था। मैं उस वक्त पाकिस्तान से बाहर, आपको याद होगा मैं आज से चंद महीने पहले अमेरिका गया हुआ था। तो मैंने उनसे कहा था जी मैं ये कर नहीं सकता अभी, मैं स्काइप के ऊपर तो मैं करता नहीं हूँ, मैं कोशिश होती है कि आमने सामने बैठ के करूँ। तो उस वक्त वो इंटरव्यू हो नहीं सका था, तो यही सोचा था कि आके उसके बाद करेंगे। लेकिन जब तक मैं वापस आया था तब तक इनका मसला जो है वो जो इनका नाम ECL के ऊपर डला था वो रिजॉल्व हो गया, लेकिन अब ये एक नई मुसीबत के अंदर जो है वो फंस गए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं, नंबर 2 के ऊपर जो आने वाले चीफ जस्टिस जो है वो कहा जा रहा है उन्हें, तो उन्होंने फेडरल जुडिशल अकेडमी इस्लामाबाद के ज़ेरे तमाम वर्कशॉप से जो है उन्होंने खिताब किया और उन्होंने खिताब में कहा कि जी इदारे सिर्फ गुफ्तो शुनीद और राब्ते के ज़रिए जो है तरक्की कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को गुफ्तो शुनीद, इश्तराक और देखभाल के कल्चर को फ़रोग देना चाहिए। कई बार कह चुका हूँ कि सालसी तनाज़ात का हल वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि सालसी तनाज़ात हल किए बगैर हम 24 लाख मुकदमात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हमारा कानूनी चाराजोई करने वाला मुआशरा है जिससे ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। हमारे पास इन मुकदमात को निपटाने के लिए सिर्फ 4000 जजेस जो हैं वो दस्तयाब हैं। तो उन्होंने ये गुफ्तगू की है। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो नदीम मलिक साहब के शो में आए हुए थे। उन्होंने कहा है जी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से किसी एक को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। PTI को जस्टिस काजी फाइज साहब पर एतराज़ है, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को आईनी अदालत में ले जाएं तो क्या PTI राज़ी हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। चीफ जस्टिस से PTI को ख़तरा है तो दूसरे या तीसरे नंबर वाले जज से खुश हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत बनाने के हक़ में हैं, उनसे आईनी तरमीम के तरीक़ाकार और दीगर मामलात पर बात हो सकती है। आईनी तरमीम में हाई कोर्ट जजेस की तकरीरों समेत तमाम पहलू ज़ेर गौर हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में 3 सीनियर जजेस को बेंच बनाने का इख्तियार दिया गया और माजी में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के साथ जो सलूक होता रहा सब जानते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साहिबान उमर अता बंदयाल और साकिब निसार के वक्त में काजी फाइज़ के साथ क्या सलूक होता रहा। कहा जा रहा है कि 4 महीने बाद आईनी तरमीम कर लें। 4 महीने में
क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहते हैं। कौमी असम्बली इजलास के वक्त आइनी तरमीम पर हौसला अफजा मुशावरत हो रही थी। एक राय थी कि आइनी तरमीम पर असम्बली इजलास बुला लेना चाहिए, जबकि एक राय थी कि पहले मुशावरती अमल मुकम्मल कर लिया जाए। मेरी राय थी मुशावरत से पहले असम्बली इजलास ना बुलाया जाए। नवाज शरीफ किसी भी अहम मामले पर पार्टी की सी से मुशावरत करते हैं। जो टीम आइनी तरमीम में मुशावरत कर रही थी वही टीम नवाज शरीफ को भी ब्रीफ कर रही थी। आइनी तरमीम का पैकेज मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए वफाकी काबीना और असम्बली में नहीं आया। आइनी तरमीम का पैकेज मुकम्मल होने के बाद नवाज शरीफ ने उसे देखना था। वो जिस चीज़ पर राज़ी ना हो हुकूमत वो काम नहीं करेगी। आइनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक सियासी क़यादत मुतफ़िक थी। ऐसा नहीं है कि हुकूमत नवाज शरीफ से राय के बगैर मामले पर आगे बढ़ रही थी। वो पार्टी के लीडर हैं, वफाक और पंजाब में उनकी हुकूमत है। आइनी अदालतें हर वक्त हर कीमत पर बनेंगी। सुप्रीम कोर्ट में जज इंसाफ कर सकते हैं तो आइनी अदालत में क्यों नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आइन अपने कब्जे में ले लिया है और दोबारा लिखा जा रहा है। अच्छा, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ज़रा कॉमेंट्री करना चाहूँगा। देखिए, ये जो आइनी अदालतों का मामला है ना, इसके अंदर एक तो जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बहुत से ऐसे मामला जो होते हैं ये जो जिनको आइनी अदालतों, ये बात ज़हन में रखिएगा कि मैं ये आर्गूमेंट बड़ा वेटेज रखता है कि आइनी अदालतों की डिमांड जो है वो आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से जो है वो हो रही है। लेकिन एक इशू जो इस सारे मामले के अंदर आता है वो ये है कि क्या वहाँ पे कोई डिफरेंट किस्म के जजेस आने से जो है वो कोई मामला रिजॉल्व हो जाएंगे। जजेस तो वही हैं, ये वही जजेस हैं, इन्हीं जजेस में उठा के आपने उधर लेके जाना है। असल प्रॉब्लम ये है, जिस जगह पे इशू आ रहा है वो ये है कि ये जो सारा स्ट्रक्चर चेंज करने की आप कोशिश कर रहे हैं उसमें नीयत जो है वो दुरुस्त नहीं लग रही। मतलब ये सारा कुछ उस टाइम के ऊपर होने जा रहा है जब काजी फाइसा साहब जो है रिटायर होने जा रहे हैं। तो हुकूमत के ऊपर ये जो बार बार प्रेशर आ रहा है ना, वो इस चीज़ का आ रहा है कि एक्चुअली आप ये नहीं चाहते कि काजी फाइसा साहब जो है ना वो हमें छोड़ के जाएं और वो बस हमारे पहलू में, वो जो पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, वो याद है ना आपको जो गाना है। तो तासुर इसके अंदर जो है बेसिकली इस चीज़ का आ रहा है कि आप ये नहीं चाहते। तो जिसकी वजह से चाहे आप एक अच्छा काम भी करना जा रहे हों, लेकिन चूँकि रेपुटेशन ख़राब हो चुकी हुई है तो इसकी वजह से बार बार जो है वो शक किया जा रहा है। दूसरा, इससे काम जो है ऑब्वियसली लिटिगेंट्स का जो काम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कुछ लोग जो हैं वो इस साइड की तरफ जाएंगे, कुछ लोग कि एक ही केस में कभी कभार जो होता है ना, ज़हन में रखिएगा कि एतराज़ात जो होते हैं किसी का कानून के अगेंस्ट पे एतराज़ होता है और प्रोसीजर्स के अगेंस्ट भी एतराज़ होता है। तो अब ये नहीं समझ आएगी कि जनाब ये केस जो है इधर भी सुना जाएगा तो उधर भी सुना जाएगा। अच्छा, फिर ये मामला जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में डिवीज़न क्यों है। कई आइनी मामला जो हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि नीचे हाई कोर्ट्स के अंदर भी डिफरेंट होते हैं। तो क्या हाई कोर्ट्स के लेवल के ऊपर भी जो है वो आइनी अदालतें बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। सो इस तरह के बहुत से सवालात हैं जो कि जवाब जिनकी जो है हल तलब हैं। तो हुकूमत जो है वो जब तक इन मामलात के बारे में क्लियर नहीं होती, इसलिए इसको आगे ले जाना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। फवाद चौधरी साहब काशिफ अब्बासी साहब के शो में तशरीफ़ लाए हुए थे। उन्होंने कहा ये जो तकरीबन 8 जजेज़ हैं और इनमें 3-4 और भी जजेस को आप शामिल कर लें, उनका नौकरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आइनी अदालत बनती है तो जजेस 100% मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जजेस हैं, 10 से 15 लाख कमाना इनके लिए मुश्किल नहीं है। वकला की तहरीक शुरू होगी। जिसने इस्टेब्लिशमेंट को मशवरा दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट को फतह कर लेंगे तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा, उन्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम में डाल देगा। अब ये मैं ज़ाहिर बात है चौधरी साहब की जो है ये प्रेडिक्शंस हैं, मैं प्रेडिक्शन के बारे में क्या कह सकता हूँ। प्रेडिक्शन आपकी ठीक भी हो सकती है, प्रेडिक्शन आपकी गलत भी हो सकती है। माजी के अंदर जो है इमरान खान के बारे में भी जो है मतलब यही जिस तरह 8 फरवरी का इलेक्शन था जो कि मैं समझता हूँ कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, कंट्रोवर्शियल इलेक्शन था। तो उसके बारे में भी ये इमेज दिया जा रहा था कि जनाब इलेक्शन से पहले बहुत से लोगों ने कहा था कि जनाब अगर कोई ऐसी वैसी हरकत हुई 8 फरवरी के इलेक्शन को तो फिर आप 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी को देखना पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाएगा और धरना दे के बैठ जाएगा। आज देखें आज क्या है, किधर है सवाए जलसे को। और वो जलसे जिस तरह के जलसे आप लोग कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से जलसे कर रहे हैं आप बेदिली के साथ वो जलसे कर रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी नज़र में बददिली के साथ, बेदिली के साथ जो है वो जलसे कर रही है। अवाम अलबत्ता जो सपोर्टर है, वोटर है, वो निकलना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद उसको निकालना नहीं चाह रही। मतलब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लेना कि आपका जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो खुद लेट आ रहा है। जब वो खुद लेट आ रहा है, वो जलसे में पहुंच ही नहीं पाता टाइम के ऊपर। क्यों नहीं पहुंच पाता? अब तो पीटीआई वाले भी सवाल करते हैं ना। अब वो पीटीआई वाले सवाल करते हैं, भाईजान आपने 14 दिन का कहा था, किधर है इमरान खान? तो 14 दिन साढ़े सामने लेके आने से इमरान खान कितने? आपके वज़ीर आला जो है वो 8 घंटे के लिए गायब होते हैं, बाद में बताते ही नहीं, कहते मैं तो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग में बैठा हुआ था। आज तक उसके अंदर ये हिम्मत नहीं हुई कि वो बता सके कि मैं 8 घंटे किधर गायब था। ये इस तरह तो आपके जलसे हो रहे हैं। अब कहने वाले तो बहुत सी बातें कह रहे हैं, मतलब अली मीन गंडापुर के किरदार के हवाले से पार्टी के अंदर वो किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी वक्त आने पे आपको बहुत सी चीज़ें पता लग जाएंगी। आप देख लीजिएगा आने वाले वक्त में बहुत सी चीज़ें आपको पता लगेंगी। अच्छा जी,
दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के हवाले से जनाब इलेक्शन कमीशन का छक्का ये मैं छक्का क्यों कह रहा हूँ, मैं छक्का इसलिए कह रहा हूँ कि जनाब छठा इजलास जो है उनका हुआ है और वो छठा इजलास भी जो है वो बेनतीजा ख़त्म हो गया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास की सदारत की, लेकिन हतमी फैसला जो है वो नहीं हो सका और मामला जो है अभी भी ज़ेर गौर है। समझ नहीं आ रहा ऐसे ये करना है इलेक्शन कमीशन को नहीं समझ आ रहा कि भाईजान बड़ा गंभीर किस्म का मसला है जो कि नहीं पकड़ा जा रहा। मखसूस नशस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन तहाल किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, ताहम तमाम कानूनी निकात पर कमीशन की कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कल एक बार फिर मुशावरत का फ़ैसला किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है अब उर्दू में भी फैसला आ चुका है, तफसीली अंग्रेज़ी में भी आ चुका है, पर सानू फिर भी समझ नहीं समझ आ रही, पता नहीं क्या लिख दिया उसके अंदर। मेरे ख्याल में तो इन 8 जज को चाहिए पंजाबी का भी कह दो, पंजाबी का भी कह देना, पंजाबी के भी जो है वो तर्जुमा कर दें, बाकी सूबों से सिंधी में भी कर दें, उसको पश्तो में भी कर दें, उसको बलोची में भी कर दें, हो सकता है फिर समझ आ जाए। नहीं समझ आ रहा अभी इलेक्शन कमीशन को नहीं समझ आ रहा। अच्छा जी, इसके अलावा गंडापुर साहब की जनाब इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई है और इसमें मतलब जो एक वो जो रूटीन का एक होता है जी, मुल्की सियासी सूरत हाल और KP और पार्टी मामला के ऊपर जो है वो बातचीत हुई है और कॉन्फ्रेंस रूम में ये मुलाकात करवाई गई जो 1.5 घंटे तक जो है वो जारी रही है। उस मुलाकात में लाहौर के जलसे के हवाले से बातचीत हुई है, जबकि 28 सितंबर को रावलपिंडी में होने वाले जलसे से मुताल्लिक़ भी जो है मुशावरत की गई है और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो मीडिया टॉक किए बगैर ही जो है वो वापस चले गए। ज़ाहिर बात है बहुत से औखे सवाल होने थे, तो मिट्टी पौ की करना गल करके खामखा दिमाग ख़राब करें। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान का नाम TV पर नशर करवाने के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है और दरख्वास्त अकमल खान बारी एडवोकेट ने दायर की और इसमें पैमरा समेत निजी चैनल्स को फरीक बनाया गया है और इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इमरान खान का नाम नशर ना करके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। आई वॉन्ट टू स्टेट दिस ऑन द रिकॉर्ड कि जिस दिन से यह पाबंदी लगी है मैंने उस वक्त भी मेरा चांस यही था और मैंने इसकी मुखालफत की थी। इसकी वजह ये कि मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी रहनुमा का नाम जो है वो उसे रोकना चाहिए या उसको सेंसर करना चाहिए और वो नाम जो है वो नशर होना चाहिए, उसकी तस्वीर भी नशर होनी चाहिए और माजी के अंदर अगर आपने उसका कोई बयान नशर करना है तो वो भी जो है वो नशर होना चाहिए। मैं अपने प्रोग्राम में कम से कम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम में बिल्कुल बाकायदा से शुरू से ही जो है इमरान खान साहब का नाम ले रहा हूँ। ये बानी चेयरमैन PTI ये जो है वो मुझे नहीं हज़म होता, मैं तो डायरेक्टली इमरान खान कह रहा हूँ मैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये पिटिशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस पिटिशन के ऊपर जो है ना वो कोर्ट्स को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। नवाज शरीफ के ऊपर जब पाबंदी लगी थी तो उसमें हम चंद जर्नलिस्ट ने जो है वो उस वक्त पिटिशन की थी, तो उस वक्त PTI वालों ने बहुत चीखें मारी थी, मुझे आज भी याद है। बल्कि ARY ने तो हमारी तस्वीरें चला के जो है वो उस खबर को ब्रेक किया था, जनाब ये देखें जी ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ की तस्वीर के लिए या नवाज शरीफ की तकरीर के लिए जो है बात कर रहे हैं। तो मैंने उस वक्त ये बात की थी कि खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि खान साहब ये कल को जब आपके ऊपर ये वक्त आएगा ना तो यही मंसूर अली खान आपके लिए भी आवाज़ उठाएगा। तो मैं आज दोबारा अपने रिकॉर्ड के लिए जो है ये दुरुस्तगी के लिए ज़रूरी है कि मैं कह दूँ कि मैं आज इसीलिए आवाज़ उठा रहा हूँ कि खान साहब के पास ये राइट होना चाहिए। नवाज शरीफ जो हमारा कोई चहीता नहीं लगता था, इट वॉज ऑलवेज़ अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इट वॉज अबाउट ह्यूमन राइट्स, जिसकी वजह से मैं ये बात कर रहा था। तो अगर नवाज शरीफ के लिए वो बात थी तो बिल्कुल वही बात जो है वो इमरान खान के लिए भी है कि इमरान खान का भी जो है वो पूरा हक है कि उनका नाम, उनकी तस्वीर, उनके बयानात जो हैं वो TV स्क्रीन्स के ऊपर बिल्कुल आने चाहिए। इसके अलावा इमरान खान का वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर बनने के लिए जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन को रोकने के लिए जनाब एक नई पिटिशन जो है वो अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दायर की गई है। मुस्लिम लीग नवाज़ के चेयरमैन यूथ कोऑर्डिनेटर खुरम भट्ट ने जो है ये नई दस्तावेज़ात के साथ जो है ये पिटिशन दायर की है और इसमें यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि जी इमरान खान को चांसलर का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही ना दी जाए। इसमें कहा गया है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और चांसलर के इंतखाब को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और खुरम भट्ट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कॉलेज़ में इमरान खान के ख़िलाफ़ पैम्फलेट भी जो है तकसीम किए हैं, जिनमें मुख्तलिफ कॉलेजेस जो हैं वो शामिल हैं जहाँ पे इन पैम्फलेट्स को जो है बांटा गया है। मैं बार बार मेरा इसके ऊपर भी मैं पहले बात कर चुका हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि नून लीग का सारी चीज़ का क्या ताल्लुक है। भाईजान आपका बंदा खड़ा हुआ है उसके मुकाबले में कि मतलब आप या तो खड़ा कर दें, आप पूरी नून लीग में से कोई एक तो ऑक्सफोर्ड का फॉर्मर ग्रेजुएट ले आए ना, एक जो उसको ला के इमरान खान के मुकाबले में खड़ा कर दें, तो आप हरा दें उसको, सिंपल एज दैट। रादर दिन कि ये वाले काम करना तो ना तुसी रेस ही नहीं हो मतलब बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब आपका क्या लेना देना है सारी चीज़ के साथ। या तो फिर जुनेद खड़ा हो रहा हो इलेक्शन में या हसन हुसैन नवाज जो हैं वो खड़े हो रहे हो इलेक्शन में, तो फिर आप कर लें, ये सारी चीज़ें कर लें। बंदा ताड़ा है कोई नहीं, एवं तुसी बह के विच आ रहे हो कि जनाब साड़ी गल भी सुन लो।
पता नहीं, समझ से बाहर है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे के लिए ज़िला इंतज़ामिया को जो है बाकायदा दरख्वास्त दे दी है और PTI के सूबाई सदर ने की जानिब से दरख्वास्त जो है वो 5 अक्टूबर को जलसा करवाने के हवाले से जो है वो इस्तदा की गई है कि जी मीनार पाकिस्तान पे हमने जलसा करना है और शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की जो है वो इजाज़त दी जाए। और इसमें कहा गया है जी 5 अक्टूबर जो है वो इमरान खान साहब की हैप्पी बर्थडे है, यानी कि यौम पैदाइश है, तो उस पर तमाम वर्कर्स और लीडर्स जलसे की सूरत में अपने कायद से खराज अकीदत उन्हें पेश करना चाहते हैं, तो इस वजह से जो है वो हमें इसकी इजाज़त दी जाए। और इसमें कहा गया जलसे के तमाम शुरा जो है आइनी और कानूनी ज़वाबित का मुकम्मल ख्याल रखेंगे, जबकि इससे कबल सितंबर 2024 में मौलाना फजल रहमान और ताहिरुल कादरी भी जो है वो यहाँ पे जलसे कर चुके हैं, तो हमें भी जो है वो जलसा करने की इजाज़त दी जाए। दूसरी जानिब जो लाहौर में ऑलरेडी जलसा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें शरीक रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये मुकदमा जो है वो हमाद अज़हर, शेख इम्तियाज़, आलिया हमज़ा के साथ जो है 30 से 40 नामालूम कारकुनों के खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें कहा गया है जी हमाद अज़हर की जलसे में मौजूदगी की इतला पर पुलिस जो है वो गिरफ्तारी के लिए गई और PTI रहनुमा को स्टेज से नीचे लाने के दौरान शेख इम्तियाज़ और आलिया हमज़ा ने मज़ाहमत की और FIR के मुताबिक इस दौरान PTI कारकुन ने पुलिस की वर्दी फाड़ दी और मुलजमान मज़ाहमत करते हुए हमाद अज़हर को छुड़वा कर ले गए। तो आलिया हमज़ा ने पता नहीं किस तरह की मज़ाहमत करनी थी, मेरी समझ से बाहर है। और मतलब एक औरत ज़ात जो है वो मर्दों से लड़ेगी बैठ के। अच्छा, उसके बाद जो है वो आलिया हमज़ा की बुरी ज़मानत जो है जनाब मंजूर हो गई है और आलिया हमज़ा पर बेसिकली जो ये जो जिस FIR की मैं जिक्र कर रहा हूँ इसी के अंदर जो है उनकी बुरी ज़मानत मंजूर हुई है और 19 अक्टूबर तक जो है वो पुलिस को रोक दिया गया अदालत की जानिब से कि जी इनको गिरफ़्तार ना किया जाए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा अफजाल अजीम पाहट, उनके खिलाफ थाना काना में रियासती इदारों के सरबराहान के खिलाफ तकरीर करने के इल्ज़ाम में जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा वक़ूए के 3 रोज़ बाद दर्ज किया गया है और शहरी अब्दुल गफ़ार की मुदियत में जो है वो ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अफजाल अजीम पहाड़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहते थे, ये ज़हन में रखिएगा। इसके अलावा जनाब 9 मई के केसेस में रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की तैनाती जो है वो मुकम्मल हो गई है और वजारत कानून ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद अली शाह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने के सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ केस अपीलों पर जो है वो समाअत हुई। PTI उम्मीदवार शोएब शाहीन ने दलाइल दिए कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली का मामला इलेक्शन कमीशन को दोबारा भेज दिया है। हमने केस रिमांड बैक करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तो शुरू से ही रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होने चाहिए था, माजी में तो रिटायर्ड जजेस ही ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा होते थे। शोएब शाहीन ने जवाब दिया कि माय लॉर्ड तब नीयतें साफ़ होती थीं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जी रिटायर्ड जज का ट्रिब्यूनल बनाने के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत की ज़रूरत नहीं होती। अगर 4 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएँ और 2 पटिशन्स आएँ तो 2 ट्रिब्यूनल्स ख़त्म किए जा सकते हैं। अगर 2 ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएँ और ज़्यादा पटिशन्स आ जाएँ तो ट्रिब्यूनल्स बढ़ाए भी जा सकते हैं। मुझे याद है रिटायर्ड जजों ने इलेक्शन पटिशन्स पर बेहतरीन फैसले किए। अगर मुझे इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज बनाया जाए तो मैं सर पकड़ लूँ। अदालत ने PTI के 3 उम्मीदवारों की चीफ जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत होने पर फैसला जो है उसके बाद महफूज कर लिया। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि जी शौकत बसरा साहब को जनाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो तलब कर लिया है और उनको अपने दफ्तर में जो है वो तलब किया गया है और उनके साथ साथ 2 पटवारियों को भी रिकॉर्ड समेत जो है वो तलब कर लिया गया है। शौकत बसरा को 27 सितंबर को 9 बजे पेश होने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इसके अलावा एक ख़बर जो है वो, बल्कि 2 खबरें खेल के मैदान से, और वो ये है कि कनेक्शन कैंप में पहली बार जो है वो ये जो लीडिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लीडिंग क्रिकेटर्स, सीनियर और इमर्जिंग प्लेयर दोनों खिलाड़ियों और PCB इंतज़ामिया की जानिब से बेसिकली जो सारा किया गया था, ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें कंसल्टेशंस हो रही थी, तो इसके बड़े अच्छे मतलब एक ये मेरे ख्याल में ये स्टेप उठाया गया था जिसमें सीनियर प्लेयर्स भी शामिल थे, आने वाले प्लेयर्स भी शामिल थे और इसमें एक इकट्ठे रोड मैप मेरे ख्याल में जो बनाया गया है। आई होप कि इससे जो है वो अच्छे रिजल्ट्स निकलें और इसमें बताया जाता है कि बड़ी फ्रैंक और ऑनेस्ट किस्म की डिस्कशन हुई है और काफ़ी हद तक इशूज़ को जो है वो टच किया गया है और कमिटमेंट हुई है कि आइंदा जो है वो आने वाले जो मसाइल हैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ऑलरेडी बांग्लादेश से जो है वो आप सीरीज़ हार चुके हैं।
और उसके बाद जो है एक तूफ़ान का सूरत हाल इस वक्त क्रिकेट में पाई जाती है। तो इस सारी चीज़ के अंदर मेरे ख्याल में एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिसमें पुराने क्रिकेटर्स नए क्रिकेटर्स सारे ही शामिल हैं। तो हो सकता है कि जब इतने दिमाग आपस में मिले तो शायद हमारे लिए कोई हल जो है वो निकला है। तो दूसरी जानब इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए जो है पाकिस्तान के जनाब 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया कि शान मसूद ही अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान है। और इस स्क्वाड के अंदर नुमान अली और आमिर जमाल की जो है वो वापसी हुई है। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। इसका आगाज़ जो है वो 7 अक्टूबर से होगा और दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट जो है वो मुल्तान में 7 से 11 अक्टूबर तक खेला जाएगा। टीम में जनाब शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आजम, मीर हमज़ा, मोहम्मद हरेरा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद विकेट कीपर और शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो टीम में शामिल किया गया है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।